बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको पास पेपर सीरीज़ में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक पेपर जो कि आपका फॉल 2021 में आया हुआ है, और पेपर का जो टाइटल है वो आपका है जी कैलकुलस 2 मैथमेटिक्स B3। पेपर का कोर्स कोड है मैथ 202। इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकती है क्योंकि आप समझते हैं या आपने यहाँ पर पास्ट पेपर का जो सलूशन है उसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन पेपर में आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसके पहला जो पार्ट है आपका वो आपका है जी शॉर्ट क्वेश्चन का। कहते हैं जी सॉल्व दी फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। क्वेश्चन पेपर में जो पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके आपके पास है जी 5 पार्ट और हर पार्ट जो है वो 6 नंबर का है। तो टोटल ये 30 नंबर का सेक्शन आपका बनता है शॉर्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका है, डेफिनेशन आपने लिखनी है कन्वर्जेंस सीक्वेंस की। डिफाइन कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। और उसके बाद इसी के साथ ये एक आइलर सीरीज़ दी हुई है, समीशन n=1 से इन्फिनिटी। इसकी आपने कहता है जी लिमिट मालूम करनी है। तो पहले हम डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस या कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने लिखा है कि सीक्वेंस an इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर l। एक सीक्वेंस an को आप कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो किसी रियल नंबर l को कन्वर्ज करता है। इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n0, अगर आपके पास एक नेचुरल नंबर n0 मिले, सच डैट S.T मीन सच डैट कि इस सीक्वेंस की nth टर्म और इस रियल नंबर ये जो लिमिट है इसके दरमियान का जो डिफरेंस है, एब्सोलूट डिफरेंस, वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए जब आपका n>= n0 हो। ये तो इसकी डेफिनेशन है आपके पास, जो कि टेक्निकल डेफिनेशन मैथमेटिकली बनती है, लेकिन अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस डेफिनेशन को आप नहीं याद करते या इस तरह नहीं आपको बताया जाता। तो जो न्यूमेरिकल वे होता है डेफिनेशन का वो कुछ इस तरीके से है कि हम कहते हैं दी इन सिंपल वर्ड्स अ सीक्वेंस an इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर l बिलोंग टू r। एक सीक्वेंस को हम कन्वर्जन कहते हैं और हम कहते हैं कि वो एक रियल नंबर l को कन्वर्ज करता है अगर उसकी जो लिमिट है n अप्रोच टू इन्फिनिटी पर, सीक्वेंस की nth टर्म में अगर आप n अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करें वो रियल नंबर l के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया और उसकी जो लिमिट है वो l के बराबर है। देखें, ये जो डेफिनेशन है इसकी, ये एक्चुअली एक न्यूमेरिकल तरीकाकार है सीक्वेंस की लिमिट मालूम करने का। सीक्वेंस के कन्वर्जेंट की डेफिनेशन तो यही बनती है जो मैं ऊपर लिख के आया हूँ। इन केस पेपर में आपको ये पूछा जाता है और आपको ऊपर वाली डेफिनेशन याद नहीं है तो फिर आप फॉर दी सेफ साइड आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इतना ये जो मैंने लिखा है। तो चलिए कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। वैसे कोशिश करेंगे आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं कि हमने मालूम करना है आइलर सीरीज़ की लिमिट। नेक्स्ट वी फाइंड लिमिट ऑफ द सीरीज़। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दूँ कि क्वेश्चन पेपर जो पेपर सेटर था, पता नहीं उसके ज़हन में ये किस सेंस में उसने ये कहा है लिमिट ऑफ सीरीज़ का वर्ड इस्तेमाल किया। वर्ड लिमिट इज़ एसोसिएटेड विद सीक्वेंस नोट विद सीरीज़। हम ये कहते हैं कि एक दिए हुए सीक्वेंस की लिमिट मालूम करें। दिए हुए सीक्वेंस की लिमिट आप मालूम करने के लिए कह सकते हैं, दिए हुई सीरीज़ की लिमिट नहीं होता कॉन्सेप्ट कुछ भी। सीरीज़ का हमेशा सम मालूम किया जाता है। सीरीज़ का मतलब ये कहा जाता है कि बताएं सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगर कन्वर्ज करती है तो फिर उसका सम होगा फाइनाइट, ठीक है। लेकिन कभी सीरीज़ की लिमिट के मतलब ये वाला वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये समझता हूँ कि पेपर सेटर ने ये एज्यूम किया है, मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि लिमिट ऑफ द सीरीज़ का मतलब है कि वो ये देखना चाह रहा है कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है और अगर कन्वर्ज करती है तो उसका सम बता दें, ठीक है। तो लिमिट का वर्ड मैंने बताया कि सीरीज़ के साथ कोई लिंक नहीं रखता। तो नेक्स्ट क्या करना है, अब मैं ये दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये सीरीज़ का बिहेवियर यहाँ पर डिस्कस करूँगा और ये बताऊँगा कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। और अगली चीज़ ये है कि अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो फिर इसका सम कितना हो सकता है, ठीक है जी। क्वेश्चन पेपर में समटाइम पेपर सेटर का माइंड क्या होता है उसके मुताबिक वो अपने माइंड के मुताबिक क्वेश्चन बनाता है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई ना कोई ज़ाहिर सी बात है गलती के चांसेस भी हो सकते हैं।
हम ये कहते हैं कि जब हमने ये चेक करना होता है कि एक इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, तो उसका एक तरीकाकार ये होता है कि आप उसका nth सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम निकालें और ये चेक करें कि सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ कि Sn बी द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ का nth पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है वो Sn है। देन Sn इक्वल टू, तो ये अब Sn कैसे बनेगा, आप n की जगह 1 पुट करेंगे ये 1 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे 1/2 स्क्वायर आ जाएगा, n की जगह 3 पुट करेंगे 1/3 स्क्वायर आ जाएगा, अप टू सोन ये आ जाएगा। Sn का मतलब है इसकी पहली n टर्मों का सम, a1 + a2 a3 a4 अप टू सोन an। अब अगली चीज़ ये है कि ये जो सीक्वेंस Sn है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ जो है आप वो वाला लेक्चर उसमें उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चल वैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर सीक्वेंस की हर नेक्स्ट टर्म जो है वो पिछली टर्म से बड़ी होनी चाहिए। हर नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से बड़ी होगी, यानी कि आपका S2 जो है वो S1 से बड़ा होना चाहिए, S3 जो है वो S2 से बड़ा होना चाहिए, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें इसका S1 का मतलब है पहली टर्म, S1 एक टर्म का सम, एक टर्म का सम मतलब A1, तो A1 यहाँ पर 1 आएगा। S2 का मतलब है दो टर्मों का सम, A1 + A2, तो A1 यहाँ पर 1 के बराबर है, A2 यहाँ पर 1/2 स्क्वायर है, 1/4 हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या S2 आपका S1 से बड़ा नहीं है, S1 सिर्फ 1 के बराबर है, S2 जो है 1 + 1/4 है। इसी तरह अगर आप S3 निकालें तो तीन टर्मों का सम आएगा, तीन टर्मों का सम 1 + 1/4 + 1/9 आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं S3 S2 से बड़ा होगा। तो ईच Sn + 1 इज़ ग्रेटर देन Sn। हर जो आपके पास नेक्स्ट Sn + 1 बनेगा, यानी n + 1 टर्मों का सम जो है वो पिछली n टर्मों के सम से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो लिहाजा ये जो सीक्वेंस आपके पास Sn है ये आपके पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट वी चेक आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर मैं करना ये चाह रहा हूँ, एक सीक्वेंस An को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं अगर वो सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस हो, अगर वो एक सीक्वेंस मोनोटोनिक हो प्लस बाउंडेड हो। अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिक भी हो जाए और बाउंडेड भी हो जाए तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर ये देख लिया है कि सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। अब अगली चीज़ ये है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। अब अगर ये मैं दिखाने में कामयाब हो गया कि Sn आपके पास बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक मैंने पहले भी दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, Sn जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब Sn कन्वर्जेंट हो गया तो Sn है कौन, Sn जो है वो आपके पास सीक्वेंस है nth पार्शियल सम का, nth पार्शियल सम का सीक्वेंस है। और वो nth पार्शियल सम किस सीरीज़ का है, ये इस सीरीज़ का है। इसका मतलब Sn अगर कन्वर्ज कर गया, अगर Sn कन्वर्ज कर गया तो आपकी ये सीरीज़ कन्वर्ज कर गई, और जब सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी तो आपको इसकी लिमिट यानी इसका सम भी मिल जाएगा। तो अब मेन टारगेट ये है कि मैंने ये दिखाना है कि Sn बाउंडेड है। अब अगली चीज़ ये है कि एक सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहते हैं। एक सीक्वेंस को आप बाउंडेड ये तब कहते हैं अगर उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है उसका एब्सोल्यूट जो है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगा कि Sn जो है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा है। चाहे आप S1 निकालें वो भी m से छोटा होना चाहिए, आप S2 निकालें वो भी m से छोटा या बराबर हो सकता है, S3 निकालें वो भी m से छोटा होना चाहिए। इसकी हर टर्म जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, m से छोटी आनी चाहिए। मेरे पास Sn जो है वो मैंने उसको ऐसे लिख लिया, Sn था आपके पास ये 1 + 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/n का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर था इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 × 3, 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं 4 × 4, n के स्क्वायर को लिख सकते हैं n × n। अच्छा अब अगली बात ये ज़रा देख के बताइए कि ये जो सारी साइड है आपकी क्या ये इससे छोटी नहीं है। पहली रकम को मैंने 1 लिख लिया, ये यहाँ पर दूसरी टर्म में 1 डिवाइड हो रहा है 4 के ऊपर। आप मुझे बताएं कि अगर मैं 1 को 4 पर डिवाइड करूँ तब बड़ा आंसर आएगा कि अगर मैं 1 को सिर्फ 2 पर डिवाइड करूँ तब बड़ा आंसर आएगा। तो जाहिर सी बात आप कहेंगे जी 1 को अगर 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 0.5 और 1 को 4 पर डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 0.25। तो फिर कौन सा आंसर बड़ा है, 0.5 वाला आंसर बड़ा है ना। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि ये सारी साइड आपकी जो है इस साइड से छोटी है। और ये साइड मैंने कैसे बनाई है ज़रा चेक कीजिएगा, ये 2 मैंने वैसे लिख दिया, इस वाले 2 की जगह 1 लिख दिया, फिर ये वाला 3 वैसे लिख दिया, इस 3 की जगह मैंने 2 लिख दिया, ये वाला 4 वैसे लिख दिया, इस 4 की जगह 3 लिख दिया, और ये प्रोसीजर चलता गया। ये वाला n वैसे लिख दिया, इस n की जगह मैंने n-1 लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि टर्म बाय टर्म कंपैरिजन कर लें, हर टर्म का इसकी टर्म के साथ कंपैरिजन करें तो ये वाली जो साइड है इसकी हर टर्म पिछली टर्म से बड़ी हो गई। ये 1/4 है तो ये 1/2 है, ये 1/9 है तो ये 1/6 है, ठीक है। आप जितना बड़ा डिनोमिनेटर रखेंगे आंसर उतना छोटा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि Sn जो है ये वाला सारा ये इस सारी साइड से क्या है, छोटा है।
अच्छा, अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा ज़रा सोल्व करने लगा हूँ। ये 1 को वैसे ही लिख लिया, इस नीचे लिखा है 1 × 2, कैसे लिख सकते हैं 1/1 - 1/2, एलसीएम के फॉर्म में लिख लिया सेपरेट करके। आप इसका एलसीएम लें, यही चीज़ दोबारा बन जाएगी। इसे लिख लिया 1/6 को 1/2 - 1/3, इसे लिख लिया 1/12 को लिखेंगे 1/3 - 1/4। ये प्रोसीजर चलता रहेगा, तो आखिरी रकम आएगी 1/n - 1 - 1/n। अब आप ज़रा ऐसा करें, ब्रैकेट्स ओपन कर दें। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये पहली वैल्यू है 1 आपके पास, अगली ब्रैकेट में ये वाली पहली वैल्यू ये भी 1 है, ये हो गया। अब आप गौर करें कि हर ब्रैकेट की दूसरी टर्म और अगली ब्रैकेट की पहली टर्म एक जैसी हैं, लेकिन उनके साइन डिफरेंट हैं। ये -1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -1/3 इससे कैंसिल हो जाएगा, -1/4 आगे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो होगी 1/n - 1, इससे पिछली एक ब्रैकेट होगी, उसमें लिखा होगा -1/n - 1, वो कैंसिल हो जाएगा। दो टर्में आपके पास बचेंगी, एक तो ये 1 + 1 2 हो गया, और एक आखिरी ये वाली वैल्यू ये आ गया 2 - 1/n। अब मुझे बताएं कि 2 - 1/n बड़ा होता है या सिर्फ 2 बड़ा होता है? ज़ाहिर सी बात है, आपने 2 में से 1/n को माइनस कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 से छोटा होगा। आप 2 में से x को निकाल दें, वो बड़ा है या खाली 2 बड़ा है? तो आप कहेंगे 2 बड़ा है, ज़ाहिर सी बात है, वो 2 में से x आपने माइनस किया, तो ये 2 में से 1/n आपने माइनस कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो 2 से छोटा होगा। लेकिन ये आपने दिखा दिया कि आपका जो सीक्वेंस SN है उसकी हर टर्म जो है वो 2 से छोटी है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो 2 से बाउंडेड है। अब इसे हुआ क्या, इससे रिजल्ट ये निकला है कि SN आपके पास बाउंडेड हो गया और मोनोटोनिकली, और ये मोनोटोनिक सीक्वेंस भी था, हैंस बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम। ये जो मैंने आपको एक अभी सीक्वेंस थ्योरम के मुतालिक बताया था कि अगर एक सीक्वेंस आपके पास मोनोटोनिक हो और बाउंडेड हो, इसका असल में नाम है मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम। मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस आपके पास मोनोटोनिक हो और बाउंडेड हो तो हमेशा कन्वर्ज करता है। तो आपने लिखना है हैंस बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम, SN क्या है, कन्वर्जेस कर गया, SN कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब अगर सीक्वेंस SN कन्वर्ज कर गया तो दिस इंप्लाइज ये सीरीज़ कन्वर्ज कर गई। अब सीरीज़ कन्वर्ज कर गई है तो इस सीरीज़ का सम वही है जो इसके nth पार्शियल सम का सम आया है। तो nth पार्शियल सम किससे बाउंडेड है, 2 से बाउंडेड है, एंड इट्स सम इज़ 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिमिट ऑफ द सीरीज 2। लिहाजा क्वेश्चन जो इसने उसने दिया हुआ है पेपर में, उसके मुताबिक इस सीरीज़ की जो लिमिट है वो 2 के बराबर है। क्लियर होगी बात ये? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, ज़रा एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये है, कहते हैं जी डिफाइन द लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाले फंक्शन की आपने लिमिट डिफाइन करनी है। आल्सो कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग, और ये जो लिमिट आपको दी हुई है इसको भी आपने कैलकुलेट करना है। देखें जी, यहाँ पर सबसे पहले लिमिट ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। ये बिल्कुल आपके पास 1 वेरिएबल वाली कंसेप्ट है। आप कहते हैं कि 1 वेरिएबल में आप ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना कि जब आपका x जो है वो a को अप्रोच करे और f(x) जो है वो किसी रियल नंबर l को अप्रोच करे, तो हम कहते हैं कि आपका l जो है वो इस फंक्शन की क्या है, लिमिट है। whenever x is nearly close to a, या whenever x approaches to a and f(x) is nearly close to l, then real number l is called limit of the function at x is equal to a। तो मैंने लिखा है जी रियल नंबर l इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x, y)। एक रियल नंबर l को इस 2 वेरिएबल वाले फंक्शन की आप लिमिट कहेंगे एट पॉइंट AB, एक पॉइंट AB के ऊपर, जैसे यहाँ पर पॉइंट A है तो 2 वेरिएबल, चूँकि ये 2 वेरिएबल हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट AB। इफ़ वेन एवर XY इज़ इन द नेबरहुड ऑफ AB, ये क्या मतलब है कि जब आपका XY जो है वो AB के नेबरहुड में हो, इसका मतलब ये है कि जब आपका XY इस पॉइंट AB को अप्रोच करे, जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा x इज़ इन द नेबरहुड ऑफ A, इसका मतलब है x अप्रोचेस टू A। तो वेन जब आपका XY जो है वो AB की नेबरहुड में हो, देन आपका f(x, y) बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू L। और दूसरी तरफ जब ये आपके पास AB के करीब करीब चलता जाए और आपका ऐसी सूरत में ये जो फंक्शन f(x, y) है ये रियल नंबर L की तरफ मूव करता जाए, तो ऐसी सूरत में इस रियल नंबर L को इस फंक्शन की लिमिट कहते हैं। सिम्बॉलिकली इफ़ आ रियल नंबर L इज़ लिमिट ऑफ द फंक्शन, अगर एक रियल नंबर L जो है इस फंक्शन की लिमिट हो, देन वी राइट इट एज, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x y अप्रोचेस टू AB f(x, y) इक्वल टू L। तो ये आपके पास हो गया फंक्शन की लिमिट का कॉन्सेप्ट। अगली चीज़ है यहाँ पर ये 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है, उसकी आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। मैंने लिखा जी इफ़ वी डायरेक्टली अप्लाई लिमिट इट बिकम्स, अगर आप x और y की जगह डायरेक्ट यहाँ पर 0 0 पुट कर दें तो ये आपके पास एक्चुअली एक्सरसाइज जो आपकी 2.6 है उसका क्वेश्चन है ये। तो मैंने लिखा कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर 0/0 x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट कर दें, तो x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करते हैं, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 0 0 नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। लेकिन आप इसके ऊपर लोपिटल रूल नहीं अप्लाई कर सकते। लोपिटल रूल आपके पास लगता है जब आपके पास
वन वेरिएबल वाला फंक्शन हो, तो ये है टू वेरिएबल वाला। तो अब इसको कैसे सोल्व किया मैंने सबसे पहले इसको कर लिया रैशनलाइज किया। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, नीचे आ गया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, इसे लिख लिया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई किया तो नीचे बन गया एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर ये एक्स माइनस वाई फैक्टर कैंसिल हो गया, बाकी चीज़ आपके पास बच गई एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस वाई। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, आ जाएगा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, वाई की जगह भी 0 पुट करेंगे, सारा सोल्व करेंगे। यहाँ पर 0 पुट किया, ये आ गया अंडर रूट 0 प्लस अंडर रूट 0, फाइनल आंसर क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। क्या आपने लिमिट कैलकुलेट कर ली है? लिमिट तो आपने कैलकुलेट कर ली है, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज 2.6 पढ़ी है तो एक्सरसाइज 2.6 में एक्चुअली कॉन्सेप्ट, इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़रा काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये। देखें, जब आपने लिमिट मालूम करनी है 0 0 के ऊपर, 0 0 होता है ओरिजिन पर, ये 0 0, आप मुझे बताएं कि आप इस x = 0 के करीब कैसे कैसे आ सकते हैं। मुख्तलिफ वेज़ हैं, मुख्तलिफ पाथ हैं x = 0 के करीब आने के। आप अगर y एक्सिस के लॉन्ग चलें नीचे की तरफ तब भी आप ओरिजिन की तरफ आ सकते हैं, अगर आप x एक्सिस के लॉन्ग इस तरफ चलें तब भी आप आ सकते हैं। अगर आप ये लाइन y = x के लॉन्ग मूव करें, ठीक है, ये लाइन y = x किस जगह से पास करती है? ओरिजिन से पास करती है। क्यों ओरिजिन से पास करती है? अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे, y का आंसर क्या आएगा 0 0। तो इसका मतलब अगर आप इस लाइन के लॉन्ग यहाँ पर इस तरफ आते हैं तो तब भी आप ओरिजिन तक पहुँच सकते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर आप इस पैराबोला y = x² के लॉन्ग मूव करते हैं तो अब यहाँ पर भी अगर आप x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें, तब भी आप इसके करीब पहुँच सकते हैं। तो आपने देखना ये होता है एक्चुअली कि ये लिमिट तब एग्जिस्ट करती है अगर आप 0 के करीब किसी भी पाथ से आएँ, किसी भी रास्ते से आएँ, आंसर हर मरतबा 0 आना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर आपने 2.6 की है तो वहाँ पर आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि आप डिफरेंट पाथ से अगर ओरिजिन के करीब आते हैं तो आपके पास डिफरेंट आंसर आते हैं, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। खैर, यहाँ पर मैं ज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो क्वेश्चन किए हुए हैं। पहले मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये पुट करके देखा, लिमिट आ गई 0। एक दो यहाँ पर और पाथ हम उठाएंगे और उन पाथ से भी हम चेक करेंगे कि क्या आंसर लिमिट का 0 ही आता है। तो मैंने पहला पाथ उठाया, इफ़ वी मूव अलोंग y = mx। अगर हम y = mx के लॉन्ग मूव करें, ये y = mx कौन है? ये एक लाइन है, ऐसी लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करती है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को कट करती है, ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। तो अब दूसरी बात ये कि आपको अगर इसके ग्राफ का मतलब नहीं पता तो देखना ये है कि आपने ऐसा y और x का रिलेशन उठाना है, y और x का ऐसा रिलेशन उठाना है कि जिसमें अगर x को 0 पुट करें तो y 0 निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा कहता है जी हम क्या y = x + 1 के लॉन्ग मूव कर सकते हैं? नहीं जी, क्योंकि अगर आप x की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो आपने ऐसा रिलेशन उठाना होता है कि जो लिमिट आपकी है ना वो 0 0 पर आपने कैलकुलेट करनी है, लिमिट 0 0 पर कैलकुलेट करनी है। तो x की जगह 0 पुट करके y 0 ही आना चाहिए, सही है। तो मैंने उठाया वैन x = 0, तो आपने देखा y x की जगह यहाँ 0 पुट करें तो y भी 0 आ जाता है। तो अब आप क्या करें, अपनी जो एक्सप्रेशन ये दी हुई है x² - xy ओवर √x - √y, इसमें जहाँ पर y है वहाँ पर mx लिख दिया, तो जहाँ पर y = mx लिख दिया, यहाँ पर भी y = mx लिख दिया। अब इसको थोड़ा सोल्व किया, ये बन गया mx², नीचे मैंने अंडर रूट लैदा कर दिया, ये आ गया √m × √x। उसके बाद ऊपर से मैंने x² कॉमन निकाल लिया, ये रह गया 1 - m, नीचे से √x कॉमन निकाल लिया, ये रह गया 1 - √m। ये x² और √x कैंसिल हो गए तो x की पावर 3/2 बच गई। यहाँ पर अब इसको मैंने अंदर वाली एक्सप्रेशन को रैशनलाइज कर दिया, ये आ गया 1 - m × 1 + √m, यानी कि इस नंबर के कॉन्जुगेट से मैंने इसको रैशनलाइज किया तो नीचे बन जाएगा a² - b² वाला फार्मूला लगा दिया जैसे ऊपर मैंने लगाया था अभी, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा 1 + √m। आप m यहाँ पर कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर रखें, क्योंकि अगर आप m यहाँ पर <0 होगा तो फिर तो ये वैसे ही इमेजिनरी हो जाएगा ना। तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि m का आपका यहाँ पर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो आप कोई भी m यहाँ पर 0 या 0 से बड़ा रख लें, x की जगह जब भी आप लिमिट पुट करेंगे सारे का सारा आंसर क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो आपने देखा दोबारा फिर लिमिट किसके बराबर आई 0 के बराबर आ गई। तो अभी भी यहाँ पर अगर हम इस पाथ के लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो लिमिट 0 ही है। एक पाथ और आप चूज़ करके देख रहे हैं, आगे मैं अगर y = x² के लॉन्ग मूव करता हूँ, आप देखें मैंने ये वाला पाथ भी इस तरह का चूज़ किया है कि अगर आप x का 0 रखें तो y 0 निकलता है, ठीक है। अगर आप इस पाथ के लॉन्ग मूव करते हैं, अब ये वाला पाथ मुझे कैसे पता चला कि मैंने यही चूज़ करना है? एक तो टेक्निकल तरीकाकार आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि आपने ऐसा पाथ रखना है, ऐसी इक्वेशन चूज़ करनी है। पाथ का मतलब यहाँ पर इक्वेशन, x और y के दरमियान रिलेशन।
तो ऐसी इक्वेशन चूज़ करनी है कि आपका ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए उससे। तो ये ग्राफ बनता है आपके पास इसका। तो ग्राफिकली देखें तो ये ग्राफ ओरिजिन से गुजरता है, इसका मतलब ये वाला पाथ चूज़ किया जा सकता है। क्या हम y = x क्यूब भी रख सकते हैं? जी बिल्कुल आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने खैर एक दो पाथ यहाँ पर रख कर चेक करना है कि लिमिट हर मरतबा सेम ही निकलती है कि डिफरेंट निकलती है। मैंने y की जगह x स्क्वायर रखा, ये आ गया x स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे भी x स्क्वायर रखा, ये बन गया यहाँ पर x का क्यूब। तो अंदर से दोनों नोमिनेटर से मैंने x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये रह गया 1 माइनस एक्स। यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गई, x रह गया। अब मैं यहाँ से नीचे वाले डिनोमिनेटर से अंडर रूट एक्स अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये रह जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स। इसको मैं फिर रैशनलाइज कर लेता हूँ तो बिल्कुल ये पिछले पार्ट की तरह ऐसे ही बन जाएगा, x की पावर 3/2 1 प्लस अंडर रूट एक्स। जैसे पिछले पार्ट में यहाँ पर m था, यहाँ पर अंडर रूट एक्स आ गया। तो इस मरतबा भी लिमिट x की जगह 0 पुट करूँगा तो आंसर फिर 0 आ जाएगा। सो सिंस आगे मैंने लिखा सिंस फ्रॉम ईच पाथ, हर पाथ से वी हैव सेम लिमिट्स, हैंस लिमिट्स ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0। अब आप कहें कि कितने को पाथ हमने उठाने हैं, आप सिर्फ एक या दो पाथ उठा के चेक कर लें। वैसे तो देखें जी यहाँ पर इन्फानाइट पाथ लिए जा सकते हैं, y = x क्यूब भी पाथ आपके में निकल आएगा, y = x की पावर 4 भी एक पाथ निकल आता है, ठीक है। लेकिन कितने को पाथ लेने हैं? बहुत ज़्यादा पाथ तो इन्फानाइट पाथ है। आप दो या तीन एक दो पाथ से चेक करके देखें कि क्या हर मरतबा लिमिट सेम निकलती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस मरतबा आंसर आता है नॉट 1 के इक्वल आ जाता है। यहाँ पर आंसर फ़र्ज़ करें कि आपका आंसर आता है जी 1 के इक्वल, तो फिर इसका मतलब है मैं ये कहूँगा क्योंकि y = x स्क्वायर के लॉन्ग लिमिट आंसर आया है डिफरेंट, लिहाजा इस दी हुई एक्सप्रेशन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये आंसर सेम आया, लिहाजा इस एक्सप्रेशन की लिमिट जो है वो 0 के इक्वल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी ये चेन रूल का, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव से है। कहता है जी कि फाइंड, आसान क्वेश्चन है, फाइंड पार्शियल w ओवर पार्शियल s इन टर्म ऑफ r एंड s इफ़ w आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर और x आगे से बराबर है r माइनस एस के और y भी बराबर है r प्लस एस के। यानी कि यहाँ पर w फंक्शन है x और y का और x आगे से फंक्शन है r और s का और y भी फंक्शन है r और s का। तो आपने पार्शियल w ओवर पार्शियल s मालूम करना है, ठीक है। देखें जी यहाँ पर मैं इसको पहले ट्री डायग्राम से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके लिए फार्मूला बनाने में आसानी हो। वैसे तो आपने ये क्वेश्चन किए होंगे। आपके पास शुरू में w किसका फंक्शन है? x और y का। मैंने लिखा w फंक्शन है x और y का, w x और y का फंक्शन आ गया। आगे x किसका फंक्शन है? x फंक्शन है r का और s का, और y भी फंक्शन किसका है? r और s का। फाइनली w किसका फंक्शन होगा? फाइनली w फंक्शन होगा जी r का और s का, दोनों का। फाइनली देखें ना, w किस पर डिपेंड करेगा? r और s के ऊपर। तो फाइनली w आपका f और r का फंक्शन होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर मालूम करना है पार्शियल w फंक्शन होगा r और s का, तो मैंने मालूम करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल s। अब ये फार्मूला कैसे बनाना है? मैं लिखूँगा पार्शियल w ओवर पार्शियल s। पहले w किस पर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, ये मैंने लिखा पार्शियल w ओवर पार्शियल x इनटू आगे से x किस पर डिपेंड कर रहा है? पार्शियल x ओवर पार्शियल r पर भी डिपेंड कर रहा है, s पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए? x के नीचे r लिखना चाहिए या s लिखना चाहिए? मैं वो लिखूँगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर s लिखा हुआ है तो मैं लिखूँगा पार्शियल x ओवर पार्शियल s। अगर r लिखा होगा तो मैं लिखूँगा पार्शियल x ओवर पार्शियल r, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें। w का दूसरा हिस्सा, w और किस पर डिपेंड कर रहा है? y के ऊपर, तो मैं लिखूँगा पार्शियल w ओवर पार्शियल y। और आगे y किस पर डिपेंड कर रहा है? फिर r के ऊपर, r और s के ऊपर है। लेकिन मैं क्या लिखूँगा? s लिखूँगा, पार्शियल y ओवर पार्शियल s। अगर आपने ये फार्मूला सही बनाया होगा तो उसकी पहचान ये है, अगर मिसाल के तौर पर आप इसको कैंसिल कर दें हर मरतबा, तो इधर सिर्फ पार्शियल w और पार्शियल s ही बचने चाहिए, ठीक है। अब ये ना कोई आप ये ना कहें कि जी सर ये तो ऐड होगा 2 टाइम हो गया पार्शियल w और पार्शियल s। मैंने एक ट्रिक बताया है कि बचना सिर्फ ये चाहिए, पार्शियल w और पार्शियल s। ले जी w का x के लासे पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। ये w हमारे पास है, इसका x के लासे डेरिवेटिव ले लेंगे, ये आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर आपका x का s के लासे डेरिवेटिव ले लें, इसका x का s के लासे डेरिवेटिव लेंगे -1, y का s के लासे डेरिवेटिव होगा +1। ये तमाम वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -2x + 2y, 2 कॉमन निकाल लें, ये रह जाएगा y - x। तो ये आपके पास आ गया पार्शियल w और पार्शियल s, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। हाँ अच्छा, यहाँ पर एक उसने एक बात और कही है कि आपने पार्शियल w और पार्शियल s का आंसर निकालना इन टर्म ऑफ r एंड s, r और s की शक्ल में निकालना है। तो आपने ये जो आंसर निकाला है पार्शियल w और पार्शियल s वो निकाला है 2 टाइम y - x। यहाँ पर अब y की कीमत किसके बराबर है? y आपके पास है जी r प्लस s के बराबर। तो यहाँ पर y की कीमत आप r प्लस s पुट कर दें, माइनस आगे से x किसके बराबर है? वो है r माइनस एस के। तो इसकी कीमत पुट कर दें आप r माइनस एस। उसके बाद ये आप ब्रैकेट ओपन कर दें, r प्लस एस माइनस r प्लस एस हो जाएगा, r से कट जाएगा। तो ये रह गया जी आपके पास 4 टाइम s बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी आपके पास। क्लियर होगी बात क्या नहीं?
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट डबल इंटीग्रल आपने सॉल्व करना है। ये चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल से है। उस आपकी बुक में से तो नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन मतलब ये क्या है कि टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 10 का है। इंटीग्रल की लिमिट दी हुई है 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और फिर लिमिट अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट है 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई, और आपका इंटीग्रेंड है ई की पावर, इंटीग्रेंड मतलब जिसको आपने इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेंड है ई की पावर एक्स प्लस वाई, डिफरेंशियल लिखे हुए हैं डी एक्स डी वाई। देखें जी ये चीज़ आपने याद रखनी है, आई होप कि आपको पता होगा। अगर ये डी एक्स लिखा है ना तो ये पहला वाला इंटीग्रल जो है एक्स की लिमिट्स होंगी, और एक्स की लिमिट्स एक्स की शक्ल में नहीं होंगी, वाई की शक्ल में होंगी। ये एक्स की लिमिट्स है। बाहर वाला डिफरेंशियल डी वाई है तो बाहर वाली लिमिट्स होंगी वाई की शक्ल में, वाई की होंगी लिमिट्स लेकिन होंगी एक्स की शक्ल में। ये उल्टा होता है यहाँ पर काम। अच्छा जी, गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटर्न, मैंने इंटीग्रल को इस तरह लिख लिया, इस इंटीग्रल्स को पहले सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ये आ गया डी एक्स डी वाई। ठीक होगी बात। ये आगे 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया। पहले इंटीग्रेशन करनी है आपने एक्स के लिहाज से, तो एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है तो ई के पावर वाई को आप बाहर ले जाएं यहाँ पर, और ये 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई ई के पावर एक्स डी एक्स। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो लिमिट्स हैं ये आपके पास अंदर वाली एक्स की लिमिट्स हैं, तो गलती से आपने ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को नहीं अंदर लिख लेना। ये आ गया 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये बाहर आ गया डी वाई। अच्छा जी, यहाँ पर ये ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन होगी ई की पावर एक्स, और ये 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई डी वाई आ गया। ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आ गई। अपर लिमिट पर आंसर आएगा ई की पावर लॉग वाई, लोअर लिमिट पर आंसर आएगा ई की पावर 0, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि ई और नेचुरल लॉग एक दूसरे के एंटी लॉग होते हैं, तो ई और एन एन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी उसके ऊपर क्या रह जाएगा, पावर वाई रह जाएगी। ये वाई रह गया, आगे ई की पावर 0 1 आ गया, ई की पावर वाई ये रह गया। इसे मैंने 1 का नाम दे दिया। सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करने लगा हूँ विदाउट लिमिट्स। नाउ कंसीडर ई की पावर वाई वाई माइनस 1 डी वाई इंटीग्रल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर लगा देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आती है। मैंने फर्स्ट फंक्शन इसको रखा, इसको बाहर फेंक दिया, ई की पावर वाई की इंटीग्रेशन की तो ई की पावर वाई आ गई, माइनस फार्मूले का बड़ा इंटीग्रल आ गया, ई की पावर अंदर वाला इंटीग्रल ई की पावर वाई की इंटीग्रेशन ई की पावर वाई आ गई, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, वाई का डेरिवेटिव वाई के लास्ट से 1 आ गया, और 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट मैंने डायरेक्ट की है, आई होप कि आपको आती है ये सारी। ई की पावर वाई की इंटीग्रेशन होगी ई की पावर वाई, ये रह गया वाई माइनस 1 ई की पावर वाई, ये सारी चीज़ आ गई। इन दोनों में से ई की पावर वाई आप कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपने इसको कॉमन निकाला तो ये रह गया जी ई की पावर वाई वाई माइनस 1 माइनस 1, ई की पावर वाई वाई माइनस 2 हो गया। ये आपके पास सारा आंसर आ गया। इसको मैंने 1 में पुट कर दिया, और 1 क्या थी, ये आपके पास 1 है। ये इंटीग्रल विद लिमिट्स यहाँ पर पुट कर दिया जब आपने, ये आ गया 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई की पावर वाई वाई माइनस 1। इसका आंसर सारा क्या निकला है, ई की पावर वाई वाई माइनस 2। अब आपने सिर्फ इस पर लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अपर लिमिट पर आंसर आया ई की पावर एल एन एक्स, और यहाँ पर पुट करेंगे ये आ जाएगा एल एन एक्स माइनस 2। लोअर लिमिट पर आंसर आएगा ई की पावर 0 0 माइनस 2। ई और एल एन एक दूसरे के एंटी लोग हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्स रह जाएगा। ये आ गया एल एन एक्स माइनस 2, ई की पावर 0 1 हो गया, यहाँ पर रह गया माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ये आपके पास इसका आंसर है जी। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन है, आपने इसका डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। अगर आप देखें यहाँ पर डायरेक्ट वैसे ही डेरिवेटिव इसका ले लें दोनों तरफ तो वो थोड़ा सा ज़रा लेंथी हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसका इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन का सहारा लूँगा। इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस साइड को 25 वाली साइड को दूसरी तरफ ले गया तो ये सारी चीज़ ऐसे बन गई। इसको मैंने नाम रख दिया एफ एक्स वाई, यानी 2 वेरिएबल वाला फंक्शन एफ एक्स वाई का। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए जमा बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये रहेगा माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 वाई स्क्वायर। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 एक्स की पावर 4 3 वाई की पावर 4 3 2 6 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ये माइनस 25 एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस 25 वाई स्क्वायर आ गया। मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर लिया साथ ही। आगे लिखा बाई यूजिंग इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन का फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स बराबर है माइनस एफ एक्स, यानी कि माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये सम टाइम बच्चों को भूल भी जाता है, वो यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को लिखते हैं ऐसे माइनस एफ वाई ओवर एफ एक्स। सम टाइम ऐसी गलती भी देखी है मैंने पेपर चेकिंग में। देखें जी, इसको याद रखने का आसान तरीकाकार है। ऊपर वाई है ना, तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव एक्स के लास्ट से लिखना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर एक्स के लास्ट से आएगा। सही है, तो ये एक तरीकाकार है। तो डी वाई है तो यहाँ लिखेंगे माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और नीचे लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई।
ये आपका फंक्शन एफ है, इसका आप एक्स के लासे डेरिवेटिव ले लें। एक्स के लासे डेरिवेटिव लेंगे तो आप जानते हैं जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो वाई को आप कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ये डेरिवेटिव आ गया 12x², ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये आ गया -50x और ये आ गया +12xy²। आगे चलते हैं। अब इस सारी एक्सप्रेशन का आपने वाई के लासे डेरिवेटिव लेना है। वाई के लासे आप डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा 12y³ + 50y + 12x²y। फार्मूले में बस dy/dx आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, आपका ये आंसर बन जाता है सारा। अब इस आंसर ये भी आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन उसने उठाया है, कोई चीज़ भी चेंज नहीं है। एक्सरसाइज 9.3 आपकी जो है SM यूसुफ जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो अगर आप अपनी बुक वाला आंसर बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़े से 2-4 स्टेप आपको और करने पड़ेंगे। वो स्टेप क्या है? सबसे पहले नॉमिनेटर डिनोमिनेटर्स में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, ये रहेगा 6x³ - 25x और ये आ गया +6xy²। नीचे से भी कॉमन निकालेंगे, ये चीज़ बन जाएगी। अब उसके बाद ऊपर नॉमिनेटर में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 25x - 6x³, ये आ जाएगा -6xy²। और ये चीज़ वैसे की वैसे नीचे लिख दी। अब आप ऐसे करें, ये जो आखिरी दो वैल्यूज़ हैं इनमें से -6x को कॉमन निकाल लें और नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उनमें से 6y कॉमन निकाल लें। ये आंसर लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 10 नंबर हैं, यानी ये वाला जो सेक्शन है आपका 30 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, यानी कि पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, कहता है जी फाइंड दी मैक्सिमम एंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दिए हुए फंक्शन की आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। आपका दिया हुआ फंक्शन है जी f(x, y) = x + y और आपने इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है अंडर द कॉन्स्ट्रेंट्स। आपको याद होगा अगर आपने SM यूसुफ में से एक्सरसाइज 9.6 और 9.7 की हैं तो ये 9.6 और 9.7 का क्वेश्चन है आपका ये। तो 9.6 9.7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बल तो आता ही है क्वेश्चन तकरीबन इसमें से। आपका ये फंक्शन है, आपने इस सर्कल के हवाले से, ठीक है, आपने इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। कैसे करेंगे? दिया हुआ फंक्शन है, ये आपके पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है कंडीशन कि अंडर दिस कंडीशन, ठीक है, आपने इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। ये कैसे करते हैं जी? 9.7 में मैंने लेट कर लिया कि आपका f(x, y) एक लंग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन है। मैं इसे 9.6 वाले नहीं 9.7 लंग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन के हवाले से कर रहा हूँ, उसको इस्तेमाल करके। कैपिटल f(x, y) लैम्डा मैंने एक लंग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन लेट कर लिया और वो लंग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन बनेगा कैसे? डिफाइंड एज, ये बराबर होता है जी 2 फंक्शन के सम का। एक होता है फंक्शन आपके पास f जो गिवन होता है स्मॉल f, और एक होता है कंडीशन प्लस लैम्डा। तो आपका स्मॉल f क्या है? वेयर मैंने लिखा कि f जो आपको गिवन है x + y और जिसके हवाले से आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है, यानी जो कंडीशन है वो g(x, y) है, x² + y² - 1। जो कंडीशन है उसका नाम g है और जिसको आपने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है वो आपका f(x, y) है, वो x + y हो गया। इन तमाम f और g की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा लंग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन बन जाएगा x + y + लैम्डा टाइम x² + y² - 1। अच्छा जी, अब यहाँ पर आगे अगला काम ये करना होता है कि हमने यहाँ पर f के डेरिवेटिव निकालने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। कौन किसके लिहाज से? x के लिहाज से, y के लिहाज से, लैम्डा के लिहाज से। 3 वेरिएबल हैं। अगर यहाँ पर तीसरा वेरिएबल z भी होता तो फिर हम निकालते x, y, z, लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल 2 वेरिएबल हैं यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर लैम्डा हमने खुद बना लिया है। लेकिन जी x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आएगा 1 + 2 लैम्डा x, x² का डेरिवेटिव 2x × लैम्डा 2 लैम्डा x। y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव निकलेगा 1 + 2 लैम्डा y और लैम्डा के लिहाज से इसका डेरिवेटिव, जब आप लैम्डा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी और यहाँ पर लैम्डा का डेरिवेटिव आएगा 1, ये सारी चीज़ बच जाएगी आपके पास। जब भी आप लैम्डा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे याद रखिएगा सिर्फ g आपका बचना चाहिए, सिर्फ g। वो g क्या है? x² + y² - 1। क्रिटिकल पॉइंट आपने आगे निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो आपने 3 डेरिवेटिव निकाले हैं f(x, f(y), f लैम्डा, इनको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इसको 0 के इक्वल पुट किया, f(x) को इसको 0 के इक्वल पुट किया, ये आ गया 1 + 2 लैम्डा x = 0। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से -1 को उधर ले जाएंगे, -1 आ जाएगा। यहाँ से लैम्डा की कीमत आएगी, लैम्डा आ जाएगा आपके पास -1/2x। इसी तरह जब आप f(y) को 0 के इक्वल पुट करेंगे = 0 तो जब यहाँ से लैम्डा की कीमत निकलेगी -1/2y, ठीक है। अब आपने क्या करना है? लैम्डा की दोनों वैल्यू को इक्वेट कर लेना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब लैम्डा की वैल्यू नहीं होती, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है x एंड y की वैल्यूज़, ठीक है। तो हमेशा तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप दी हुई इक्वेशंस को
लैम्डा के लिए सोल्व करते हैं, यानी लैम्डा बीच में से ख़त्म करते हैं, फिर एक्स और वाई निकलेगा। जैसे यहाँ पर मैं बताने लगा हूँ, लैम्डा की इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर लिया, बाय इक्वेटिंग वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा वी हैव। पहली वैल्यू है -1/2x, दूसरी लैम्डा की वैल्यू है -1/2y। इन दोनों को इक्वल किया, माइनस माइनस से कट गया, 2 से कट गया, रेसिप्रोकल लिया, y और x बराबर आ गए, y = x आ गया। इस y = x की वैल्यू को मैंने f लैम्डा = 0 में पुट कर दिया। और f लैम्डा = 0 कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है f लैम्डा, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें यहाँ पर, यह आ जाएगा x² + y² - 1 = 0। यहाँ पर y की जगह x रखा तो ये आ गया 2x², 1 को उधर ले गए, x² की वैल्यू आ गई 1/2, तो ये आ गया x = ±1/√2। तो x की दो वैल्यूज निकल आई। अब जब आपका x जो है 1/√2 के बराबर है तो y क्या निकलेगा? वो भी 1/√2। क्यों? y आपका x किसके बराबर है? x के बराबर है। तो x की कीमत जब 1/√2 है तो y भी 1/√2 है। जब आप x -1/√2 रखेंगे तो y भी आपका -1/√2 निकलेगा। यानी जब x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव, जब x नेगेटिव है तो y नेगेटिव। तो दो क्रिटिकल पॉइंट निकला है आपके पास, एक ये निकला है, एक दूसरा ये निकला है। अब आपके पास आपने निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x + y। मैक्सिमम वैल्यू ज़ाहिर सी बात आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। पहले ये वाला क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं तो आंसर आएगा 1/√2 + 1/√2, आंसर आया 2/√2। √2 कैंसिल हो गया, √2 रह गया। इसी तरह मिनिमम वैल्यू आएगी -√2। आप चेक कर रहे हैं दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है? ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ये मिनिमम है। तो लिहाजा ये वाला जो पॉइंट है इस पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी क्रिटिकल पॉइंट पर, और इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम निकलती है। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया ऊपर मैक्सिमम वैल्यू। आप को अगर नहीं पता तो आप पहले पुट ये निकाल कर देख लें तो कौन सी वैल्यू बढ़िया आएगी। जो बढ़िया आएगी ज़ाहिर सी बात है वो वाली मैक्सिमम है, और जिस पर आंसर छोटा आता है वो मिनिमम है। सही है, नहीं जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि जो आपका लॉन्ग में पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है जी क्वेश्चन नंबर 3, और वो है आपका मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ज़रा कंसेप्चुअल है। कन्वर्ट द इंटीग्रल टू एन इक्विवेलेंट इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड वैल्यूएट। आपने सबसे पहले इस इंटीग्रल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बदलना है और उसके बाद इसको वैल्यूएट करना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कार्टियन कोऑर्डिनेट से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बदला कैसे जाता है। लेकिन जी फ़र्ज़ करें मेरे पास ये ट्रिपल इंटीग्रल है और ये f जो है वो फंक्शन है 3 वेरिएबल x, y, z का। dv जो है वॉल्यूम एलिमेंट है। dv को वॉल्यूम एलिमेंट को हम लिख लेते हैं इस तरह dz dx dy या dx dy dz। यानी dv जो है ना एक्चुअली इन तीनों डिफरेंशियल का प्रोडक्ट होता है, और ये तीनों डिफरेंशियल किसी भी तरतीब से लिखे जा सकते हैं, चाहे आप पहले x लिख लें बाद में y फिर z, या पहले dz लिख लें बाद में x बाद में y। आप जिस तरतीब से लिखेंगे उस हवाले से यहाँ पर फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हैं वो लिखी जाएंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम आज मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैंने पूरा जो आपका कोर्स है इसका, उसकी पूरा चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 9 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इनफाइनाइट सीरीज़, ये जो पूरा कोर्स है आपका 3rd सेमेस्टर का, उसके लेक्चर अपलोड किए हुए हैं मेरे आप, और उनकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके तमाम लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पूरे कोर्स 3rd सेमेस्टर का जो पूरा कोर्स है उसका लिंक भी रखा हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम वीडियोज़ को बआसानी देख सकते हैं। मैं बता रहा था कि सबसे पहले आपने यहाँ पर देखें, ये हमारे पास होता है ट्रिपल इंटीग्रल इन कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में। सबसे पहले मैंने लिखा है dz लिखा है तो फिर z की लिमिट्स पहले आएंगी, बाद में लिखा है dy तो फिर y की लिमिट्स आएंगी, फिर एंड में x की लिमिट्स आएंगी। जब z की लिमिट्स आएंगी तो फिर वो डिपेंड करें, वो इन टर्म ऑफ x और y होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है z1 = phi1xy और अपर लिमिट लिखी है z2 = phi2xy। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता रहा क्योंकि मैं यहाँ पर पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैंने बताया है कि आपको मैंने लिंक रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करें और लेक्चर को देख सकते हैं। अच्छा, जब आप y की लिमिट्स लिखेंगे तो y की लिमिट होंगी इन टर्म ऑफ x, z की लिमिट्स होंगी इन दोनों वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेंगी, y की लिमिट्स सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करेंगी, और ये आ गया x की लिमिट्स बाद में एंड में x1 x2। ये मेरे पास है स्टोरी ट्रिपल इंटीग्रल की इन टर्म ऑफ कार्टियन कोऑर्डिनेट्स। अब मैं बदलना चाहता हूँ इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। कैसे बदलूँगा? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए सबसे पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं कौन से हैं? एक्स वाई जी ये कार्टियन कोऑर्डिनेट है, आर थीटा जी ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्चुअली जो तीसरा कंपोनेंट है वो वही रहता है जेड डी। पहले दो कंपोनेंट जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और पहले दो कंपोनेंट कौन से हैं? ये पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले हैं। पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा, तो इसलिए समटाइम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं? चेंज ऐसे करते हैं, पहले एक्स को आर कोस थीटा पुट कर लेते हैं, वाई को आर साइन थीटा पुट कर लेते हैं, और जेड की जगह जेड ही रहता है।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर, और डी वाई डी एक्स, चूँकि सिर्फ आपने पहले दो कंपोनेंट चेंज किए हैं तो हमें सिर्फ डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। डी जेड तो डी जेड के बराबर आएगा। डी वाई डी एक्स जो होता है ना वो आपके पास होता है आर डी थीटा के बराबर, ठीक है। और इसको हम एरिया एलिमेंट डी ए भी कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसका यहाँ पर लिंक नहीं है। मेरे पास ये कार्टियन कोऑर्डिनेट में ट्रिपल इंटीग्रल लिखा है, इसे मैं बदलने जा रहा हूँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। कैसे लिखूँगा देखिएगा ज़रा। सबसे पहले डी जेड आ गया, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। आगे थे यहाँ पर डी वाई डी एक्स की जगह लिख दिया मैंने आर डी थीटा। अब z की जो लिमिट्स होंगी ना वो डिपेंड किस पर करेंगी, किस वेरिएबल पे होंगी, वो लिमिट होंगी उसकी r और थीटा की शक्ल में, क्योंकि z के बाद कौन से दो वेरिएबल हैं r और थीटा, तो z की लिमिट्स होंगी r और थीटा की शक्ल में। जब अगली r की लिमिट्स निकालेंगे तो r की लिमिट्स किसकी शक्ल में होनी चाहिए, थीटा की शक्ल में, क्योंकि r के बाद थीटा आ रहा है, r के बाद किसकी बारी है, थीटा की, तो r की लिमिट्स होंगी थीटा की शक्ल में। लास्ट में है थीटा, तो थीटा की लिमिट्स सिर्फ थीटा की शक्ल में होंगी, वो नंबर कॉन्स्टेंट होंगे। तो ये मेरे पास है जी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का कुछ बैकग्राउंड। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। मेरे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा कि बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन, हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए होती है वो होती है लिमिट्स निकालने की प्रॉब्लम। और बच्चों के लिमिट्स निकालने की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि उनको ग्राफ नहीं बनाने आते, ठीक है, उनको ये, क्योंकि इसमें ग्राफ का बड़ा जो है ना कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, क्या करना है, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, जेड की जगह जेड ही लिख दिया, दोनों का स्केयर करके सम किया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आर स्केयर के बराबर आ गया। डी एक्स डी वाई मैंने आपको बताया आर डी थीटा के बराबर होता है, डी जेड के बराबर है। ये सारी पहले आपने बातें लिखनी है कि ये सब्स्टिट्यूशन होती है। गिवन इंटीग्रल डिफाइंड ओवर द रीजन, आपकी जो दी हुई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, उसको मैंने लिखा गिवन इंटीग्रल डिफाइंड ओवर द रीजन। पहली आपके पास यहाँ पर देखें जी, जो आपको लिमिट दी है ना, पहले कौन लिखा हुआ है, डी जेड लिखा हुआ है, तो ये जो लिमिट्स है ना आपके पास पहले ये जेड की हैं, बाद में कौन है, डी एक्स है, तो ये एक्स की लिमिट्स हैं, और एंड में कौन है, डी वाई, तो ये वाई की लिमिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। जेड आपका 0 से x के दरमियान है, लेकिन x किसके बराबर है, आर कोस थीटा के बराबर है, तो मैंने अपर लिमिट x की जगह आर कोस थीटा पुट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपके पास z की लिमिट्स होनी चाहिए आर और थीटा की फॉर्म में, तो ये देखें लिमिट निकल आई आर कोस थीटा की शक्ल में। अगली चीज़, अगला आपके पास है यहाँ पर ये डी एक्स है, सेकेंड वाला, x की लिमिट्स हैं 0 से √1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। अब z की लिमिट्स निकल आई आर थीटा की शक्ल में, मुझे लिमिट्स चाहिए आर की और थीटा की। ये मेरे पास दो टारगेट है निकालना, आर और थीटा की लिमिट निकालना। नहीं जी, अगली चीज़ है ये कि मैंने लिखा कि आपका x जो है वो 0 हेयर, आपका x जो है वो 0 और √1 माइनस वाई स्क्वायर के दरमियान है। यहाँ से आप ये वो वाला हिस्सा उठाएँ इसमें से जिसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। किसमें, कौन से दो वेरिएबल कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, एक x है और दूसरी साइड ये है। तो मैंने लिखा जी कंसीडर करें जरा इस चीज़ को, x √1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से ज़रा एक इक्वेशन बना के देखें क्या बनती है। दोनों तरफ स्केयरिंग की, अंडर ख़त्म किया, ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर को उठा के दूसरी साइड पर ले गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 1। आर की कीमत आ गई +-1 के बराबर। लेकिन चूँकि आपका x जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपका r यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता। r की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू ये 1 है। अच्छा, अब इसको ज़रा ग्राफिकली भी चेक कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है, यहाँ से मैंने r और थीटा की वैल्यू निकालनी है इस रिलेशन से। आप गौर करें कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है, ये इसका ग्राफ बनाए तो ये सर्कल बनता है, ये बन गया सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर रीजन के ऊपर है और उसका रेडियस कितना है, 1 के बराबर है। आप सर्कल की क्वेश्चन जानते हैं, होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका सेंटर 0 0 के ऊपर होता है, रेडियस इसका आर के बराबर है। भाई अब गौर करें, आपका यहाँ पर लिखा है मैंने x लेस देन इक्वल है √1 माइनस वाई स्क्वायर। सर्कल की ना, इस सर्कल की चार ब्रांचेज हैं, गौर करके देखिएगा। एक ये आ गई पहले अपर ब्रांच, ठीक है, फिर आ गई ये लोअर ब्रांच, फिर ये दो ब्रांचेज हो गई अपर लोअर। इसी तरह ही अगर मैं ये बनाता हूँ, ये आ गई दो, ये साइड वाली ब्रांच लेफ्ट ब्रांच, राइट ब्रांच, इसी तरह ही आ गई ये राइट ब्रांच। और अगर मैं इसको मज़ीद क्वार्टरली डिवाइड कर लेता हूँ तो फिर एक ब्रांच ये बनती है ऐसे, एक इस तरह बन जाएगी ये चीज़, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी। अब इनमें थोड़ा फ़र्क है, मैं अपने क्वेश्चन के मुताबिक चलता हूँ ताकि ज़्यादा आपको डिटेल में ना जाना पड़े। ये जो लिखा हुआ है ना, x लेस देन इक्वल टू √1 माइनस स्क्वायर, अगर आपको मैं कहूँ ना इसका ग्राफ बनाएं तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो आपके पास ये बनता है, ये पूरे का पूरा, ठीक है। लेकिन आपका x जो है वो बनता है 0 से लेकर यहाँ तक, तो
इतने हिस्से का अगर आप ग्राफ बनाएं तो वो सिर्फ इतना बनेगा, ये आपका पहले क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है ये वाला, ठीक है, ये 1/4 ग्राफ बनता है इसका। इक्वल का मतलब है सर्कल की बाउंड्री, लेस देन इक्वल का मतलब है ये सारा हिस्सा अंदर वाला भी, ठीक है। ये इसका ग्राफ है आपके पास, सही है, जो मैंने शेड किया यहाँ पर। अब आप गौर करें कि अगर ये जो मैंने शेडेड एरिया बनाया है इसमें आर कहाँ से कहाँ तक है, आर तो 0 से लेकर यहाँ तक किया, वही मैंने लिखा 0 से लेकर आर, 0 से लेकर 1 तक। अगली चीज़ इसमें बनानी है आपने, y की लिमिट्स है -1 से +1 के दरमियान, y की गिवन लिमिट्स -1 से +1 के दरमियान है। आप चेक करके देखें आपका y कहाँ से कहाँ तक है, -1 यहाँ आएगा और +1 यहाँ पर आएगा। आप मुझे बताएं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अगर आप घूमें, ठीक है, तो आपका कितना एंगल कंप्लीट होता है, आपका एंगल कंप्लीट होता है जी -90 से लेकर +90 के दरमियान। तो ये थीटा है आपका -π/2 से लेकर +π/2 के दरमियान में। तो आपके पास जो गिवन इंटीग्रल है वो गिवन इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल फॉर्म इज़, आपका थीटा सबसे पहले बाहर लिखा डी थीटा, तो बाहर वाली लिमिट थीटा की होनी चाहिए -90 से +90। आगे लिखा डी आर, आर की लिमिट 0 से लेकर 1 तक। फिर सबसे अंदर लिखा जेड, तो जेड की लिमिट्स आ गई 0 से लेकर आर कोस थीटा। और अगली चीज़ ये है कि यहाँ पर ये आर स्क्वायर कहाँ से आया, आपका ये जो गिवन क्वेश्चन है ना इसमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। आगे क्या लिखा है डी जेड, तो ये डी जेड आ गया। डी एक्स डी वाई की जगह मैंने लिखा है आर डी थीटा। बस अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, पहले जेड के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जब जेड के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे तो हर चीज़ बाकी चीज़ है उनको आप बोल दें, जेड के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे तो डी जेड की इंटीग्रेशन जेड होगी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट आर कोस थीटा, बाकी दोनों चीज़ें वैसी की वैसी दोनों इंटीग्रल। यहाँ पर आर क्यूब बन गया, आर क्यूब कैसे बन गया, ये आपके पास है जी आर का स्क्वायर और ये है आर, दोनों आर क्यूब बन गए। अच्छा, यहाँ पर अपर लिमिट पर आंसर आएगा आर कोस थीटा, लोअर लिमिट पर आंसर आया 0, तो आर कोस थीटा हो गया आर क्यूब। अब आर क्यूब और आर कितना हो गया, आर की पावर 4, आर की पावर 4 कोस थीटा। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है किसके लिहाज से, आर के लिहाज से, तो आर की पावर 4 की इंटीग्रेशन हो गई आर की पावर 5/5, लिमिट आ गई 0 से 1, कोस थीटा डी थीटा आ गया। 1/5 को मैं बाहर ले गया यहाँ पर। अपर लिमिट पर इसका आंसर आएगा आर की पावर 5 का 1 और लोअर लिमिट पर आंसर आएगा 0, तो 1 - 0 1 हो गया, बाकी रह गया कोस थीटा। ले जी, अब उसके बाद आपके पास आएगा कोस की इंटीग्रेशन होगी यहाँ पर साइन थीटा, ये गलती से मैंने माइनस लगा दिया, प्लस आएगा यहाँ पर। अच्छा, कोस की इंटीग्रेशन होगी यहाँ पर साइन थीटा, अपर लिमिट आ गई π/2, लोअर लिमिट आ गई -π/2, तो ये आ गया साइन π/2 पर आंसर आ गया 1 और साइन -π/2 पर आ गया -1, माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 2/5 प्लस 2/5। ये आपके पास इस इंटीग्रल का आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो है जी आपकी एक्सरसाइज 9.8 SM यूसुफ की बुक में से। आपने सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करना है। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सरफेस एरिया को आप किसी एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, यानी एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या किसी लाइन के अबाउट आप घुमाएं, तो जो ऐसी सूरत में आपका सॉलिड बनता है उसका जो वॉल्यूम है उसे आप उस सॉलिड को आप सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं और उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। अच्छा, ये जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है, वो बनता कैसे है वो उसने आगे बताया है। कहता है ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग दी कर्व y = x एंड y = x², y = x² और y = x, इन दोनों कर्व को जब आपने घुमाया किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट, दोनों के अबाउट जब आपने घुमाया तो फिर जो सॉलिड बना है उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसकी पिक्चर बना के दिखाई है, इसको पिक्चराइज किया है। देखें जी, ये y = x² का ग्राफ है पैराबोला, ये है y = x, इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, y = x ओरिजिन से गुजर रहा है। ये जो ग्रीन एरिया मैंने बताया है आपको शेड करके दिया है, ये है सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। जब इस सरफेस एरिया को आपने y एक्सिस के अबाउट घुमाना है, इसको आपने अब घुमाना है इस तरह y एक्सिस के अबाउट घुमाएं, तो जब आप y एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो आपको पता है कि जब आप y एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे ना, यहाँ पर इसको ऐसे रख के, इसको जब आप y एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो जिस तरह की फिगर इधर बनी है उसी तरह की फिगर आपके पास इधर बनेगी। यानी जो एरिया ये आपके पास इधर शेड हो रहा है ना, यही चीज़ आपके पास इधर भी आएगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये चीज़ आपके पास घूम के बनेगी तो ये इस तरह ये कप शेप, ये प्याला शेप बन जाएगी, सही है। तो ये प्याला शेप जब बनेगा, इसको जब आप घुमाएंगे ना तो ये यहाँ पर वॉशर बनेंगी। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये चीज़ें आपके लेक्चर में ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप उनको जाके लेक्चर को देख सकते हैं। ये जब आप इसको घुमाएंगे, ऐसे आप इमेजिन करें कि आप ये चीज़ घुमाते हैं, ये चीज़ इधर आती है, फिर आप घुमाते हैं तो ये वॉशर बनती हैं।
वाशर किस तरह, वाशर क्या होती है, वाशर आपके पास एक ये सर्कल है, इसी के अंदर ये वाला सर्कल है, ये चीज़ वाशर कहलाती है। ठीक है, तो देखें वाशर कैसे बनेगी, जब आपने इसको घुमाया तो अब इसकी इस एक दो सर्कल यहाँ पर बनेंगे, एक ये आउटर सर्कल होगा जो इस बाहर वाले पैराबोला से बनेगा, और एक होगा इनर सर्कल, वो इस लाइन से बनेगा। जब यही लाइन आपके पास इधर आएगी ना तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ये देखें जब आप इसको घुमा के ले आएंगे तो इधर आएगा, अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अब आप इसको जब आप घुमाएंगे तो एक सर्कल तो बनेगा यहाँ पर बाहर वाले कर्व से, और एक अंदर वाले सर्कल बनेंगे वो इससे बनेंगे, ये वाली छोटी कर्व से। जब अंदर वाला सर्कल बना है तो बाहर वाले सर्कल भी बनने हैं आपके पास, ये इस तरह ये वाशर बन रही हैं। क्लियर होगी बात क्या नहीं, जो मैंने नीचे वाली फिगर में बना के दिया। तो ये कुछ इसका मैंने इसको पिक्चर बना के आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं वॉल्यूम मालूम कर रहा हूँ अबाउट वाई एक्सिस, एंड में एक्स एक्सिस अबाउट भी मालूम कर लेते हैं। अबाउट वाई एक्सिस मैंने लिखा है जी, ये थोड़ी सी आप ना कोशिश करें कि ये फिगर बनाने की दोनों, तो अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा आपके लिए पेपर चेकर के ऊपर आपका इंप्रेशन होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे अक्सर आमतौर पर करते नहीं हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, सीधा फार्मूला लगाते हैं, बस ये क्वेश्चन ख़त्म। आप ये चीज़ें थोड़ी सी लिखेंगे, इसको पिक्चराइज थोड़ा सा करें, ठीक है, सामने लेके इन चीज़ों को, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाई एक्सिस के अबाउट आपने वॉल्यूम मालूम करने जा रहे हैं। मैंने लिखा व्हेन वी रिवॉल्व द सरफेस एरिया एज शोन इन फिगर 1। फिगर 1 में जो आपको सरफेस एरिया नज़र आ रहा था, जब आपने उसको वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया तो इट जनरेट वाशर, ये वाशर बनाएगा एज शोन इन फिगर 2, जैसे कि फिगर 2 में वाशर बनी हुई नज़र आ रही है। सो टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, लिहाजा ये जो कप शेप बनी है, प्याला शेप आपके पास बन गई है, इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए वी यूज़ वाशर मेथड। आप यहाँ पर वॉल्यूम मालूम करेंगे वाशर मेथड से। ठीक है जी, देखें एक्चुअली ना इसमें एक्सरसाइज 9.8 में वॉल्यूम मालूम करने के मुख्तलिफ मेथड हैं आपके पास। शेल मेथड है आपके पास, पेपर्स थ्योरम है, सही है। तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ पर जो सॉलिड बन रहा है, वो सॉलिड में ये जो चीज़ बनी है वो बनी किस तरह है। तो सॉलिड में चूँकि वाशर बनी है, शेल नहीं बने, तो लिहाजा यहाँ पर वाशर मेथड आपने लगाया। एक मेथड होता है डिस्क मेथड, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो आपने सबसे पहले ये पहचानना है कि यहाँ डिस्क बन रही है, वाशर बन रही है, शेल बन रहे हैं, या पेपर्स थ्योरम वगैरह इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर बन रहा है खैर वाशर, तो मैं वाशर मेथड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब वाशर मेथड मालूम करने का फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले मुझे यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। तो मैंने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे मालूम करनी है, वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो दो कर्व आपको दी हुई है ना, इनके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, दोनों क्वेश्चनों को इक्वेट कर लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ से इसको दूसरी तरफ उठा के ले गया, यहाँ से एक्स कॉमन निकाला, एक्स की दो लिमिट आ गई 0 एंड 1। जब आपका एक्स 0 होगा तो वाई 0 होगा, जब आपका एक्स 1 होगा तो वाई 1 आ जाएगा। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है 0 0 और 1 1, और आपने चेक भी किया था कि ये दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को दो जगह पर काट रही हैं। एक तो रीजन के ऊपर एक दूसरे कटती हैं, ये जो मैंने पिंक कलर की लाइन लगाई है वाई इक्वल टू एक्स, ये रीजन से भी गुजर रही है, पैराबोला भी रीजन से गुजर रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0, और ये वाला जो दूसरा पॉइंट है ना, ये आपका 1 1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। लेकिन जी सबसे पहले हैंस रिक्वायर्ड वॉल्यूम वी अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट आपने वॉल्यूम मालूम करना है। फार्मूला इस्तेमाल होगा वॉल्यूम वी इक्वल टू पाई टाइम, ये पाई फार्मूले का है, 0 से 1, यानी कि आपने जब वाई एक्सिस के अबाउट मालूम करना है वॉल्यूम, तो फिर आपने वाई की लिमिट्स लेनी है। तो आपका वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो ये 0 से 1 आ गया। अंदर लिखेंगे एफ ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस जी ऑफ वाई का स्क्वायर डी वाई। अच्छा, यहाँ पर एफ ऑफ वाई कौन है, एफ ऑफ वाई आपका पास है आउटर कर्व, और जी एफ वाई जो पहले यहाँ पर लिखनी है वो आउटर कर्व है, और बाद वाली है इनर कर्व। तो यहाँ पर दो कर्व थी ना आपके पास, एक ये पैराबोला था और एक आपके पास ये लाइन थी। तो जब आपने वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो आप गौर करें कि बाहर वाली कर्व कौन सी है, ये ब्लैक कलर की पैराबोला है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अंदर वाली कौन सी है, ये पिंक कलर की वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन वाली है। तो बाहर वाली ये कर्व है, बाहर वाली वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अंदर वाली ये है। अब अगली बात, मेरा यहाँ पर फार्मूले में मैंने लिखा है एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा, मेरे पास बाहर वाली कर्व है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर आंसर निकालना है एफ ऑफ वाई का। तो एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है, एफ ऑफ वाई का मतलब यहाँ से एक्स का आंसर निकालें ज़रा। एक्स का आंसर आएगा अंडर रूट वाई, ये मेरे पास एफ ऑफ वाई है। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपने कि जब एफ ऑफ वाई है तो आपका फंक्शन है वाई का, तो फंक्शन वाई का कैसे होगा, ये लिखेंगे, सही है। और जी वाई जो है वो इनर कर्व है, उसमें क्या लिखा है, वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो जी वाई की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमारी होगी वाई के बराबर, एक्स के बराबर नहीं लेने नहीं यहाँ पर, सही है। लेकिन जी अब यहाँ पर सिंपल ये तमाम वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, एफ ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस जी वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, ये आ गया। उसके बाद मैंने इसको जस्ट इंटीग्रेशन किया, आसान सी इंटीग्रेशन है, पाई बाई 6 क्यूबिक यूनिट आपके पास आ गया अबाउट वाई एक्सिस।
अब अगली चलती हैं बात हम, जब सिमिलरली रिक्वायर्ड वॉल्यूम वी अबाउट एक्स एक्सिस, जब आप इसे एक्स एक्सिस अबाउट घुमाते हैं तो फिर वॉल्यूम कैसे निकलेगा। अब फार्मूला लगेगा पाई टाइम लिमिट्स आएंगी अब एक्स की, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पर आएगा अब इस मरतबा एफ ऑफ एक्स का स्केयर माइनस जी ऑफ एक्स का स्केयर। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स कौन है। अब आपका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपके पास जो दो कर्व दी हुई हैं, एक है वाई इक्वल टू एक्स स्केयर और दूसरी है वाई इक्वल टू एक्स। आप जैसे इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको लिख लेते हैं जैसे आप जी ऑफ एक्स, सही है, ऐसे लिखते हैं ना फंक्शन को। अब यहाँ पर गौर करें ज़रा, आपके पास एफ ऑफ एक्स का मतलब है बाहर वाली कर्व। इस मरतबा ज़रा गौर से देखिएगा, जब आप इसको घुमाएंगे ना एक्स एक्सिस के अबाउट, इस मरतबा आपने एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो नीचे की तरफ आएगी कर्व ऐसे, यानी ये वाली जो आपके पास चीज़ होगी, ये जो पिंक कलर की लाइन है इस मरतबा इधर कैसे ऐसे बनेगी, और ये वाला जो आपके पास बनेगा, ये जो ब्लैक सी पैराबोला बना वो यहाँ से ऐसे आ जाएगा ये चीज़, सही है। खैर इन केस यहाँ पर आपके पास सॉरी बाहर की तरफ नहीं आएगा, ये अंदर की तरफ ऐसे करके आएगा ये चीज़, ये बाहर नहीं आएगा अंदर की तरफ आएगा। तो फिर यहाँ पर फिर दो आपके पास बनेंगी, ये वाशर बनेगी, एक इनर सर्कल ये इससे बनेगा पैराबोला से और एक ये बाहर वाली लाइन से बनेगा इस मरतबा। इन केस इन शॉर्ट यहाँ पर इस मरतबा बाहर वाली कर्व लाइन है और अंदर वाली कर्व जो है वो पैराबोला है, सही है। ये कुछ ग्राफ ऐसे आपके पास बनता है, अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बना कर दिखाऊँ, ये मेरे पास लाइन वाई इक्वल टू एक्स है, ये उसका पैराबोला था। इस मरतबा यहाँ पर पैराबोला ये चीज़ आ जाएगी नीचे, ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स आएगी जब आप इसको घुमा के लाएंगे। तो ये वाशर इस तरह बनेगी कि एक सर्कल तो बनेगा बाहर वाला लाइन के लिहाज से वाई इक्वल टू एक्स, और एक मरतबा और एक सर्कल बनेगा ये अंदर वाला वाई इक्वल टू आपके पास जो पैराबोला उसके लिहाज से। तो बाहर वाली कर्व इस मरतबा लेंगे लाइन को, बस इसका ज़रा ख्याल रखना है, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं। तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स यहाँ पर जो होगा वो हमारी बाहर वाली लाइन जो पहला है, माइनस के बाहर वाला है, माइनस से पहले पहले जो फंक्शन है वो बाहर वाली कर्व है, तो वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, और जी ऑफ एक्स यहाँ पर होगा अंदर वाला पैराबोला, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स का स्केयर यानी एक्स का स्केयर, और जी एक्स है एक्स का स्केयर, जी एक्स की कीमत एक्स स्केयर पुट कर दी, उसका होल स्केयर आ गया, ये आ गया एक्स का होल स्केयर, एक्स के बार 4, इसकी इंटीग्रेशन की, ये आपके पास आ गई इंटीग्रेशन और लिमिट्स वगैरह पुट करके सोल्व कर लिया सारा, 2π/15 क्यूबिक यूनिट, ये इसका आंसर आ गया जी, ठीक है। तो बस इसमें फार्मूले में आपने जो दो चीज़ें याद रखनी है, जब आपने एक्स एक्सिस अबाउट घुमाना है तो लिमिट होगी एक्स की, और यहाँ पर आपका फंक्शन होना चाहिए इन टर्म ऑफ एक्स, और जब आपने वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो फिर लिमिट होगी वाई की, और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये इन टर्म ऑफ वाई होनी चाहिए। यहाँ पर इन टर्म ऑफ वाई कैसे हैं वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से एक्स की कीमत निकाले अंडर रूट वाई, तो ये इन टर्म ऑफ वाई आ गया। तो आई होप कि आपको कुछ काफ़ी हेल्प मिली होगी पेपर के सोल्यूशन में। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, और मुझे लाजमन फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा क्या इससे आपको कुछ हेल्प हुई है और मज़ीद हमें कौन कौन से पेपर सॉल्व करने चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आपके पास BS थर्ड सेमेस्टर के डिफरेंट ईयर्स के पेपर मौजूद हैं तो मुझे काइंडली वो भी शेयर करें मेरे साथ, ताकि उनका भी सलूशन निकाला जाए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।